हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने परमाणु संरचना खत्म कर दी। परमाणु संरचना के सारी टॉपिक पढ़ चुके। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आवर्त सारणी। क्या आज से शुरू होगी हम लोगों की आवर्त सारणी। बहुत ही मजेदार चैप्टर है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आप लोग अभी कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं, जबकि परमाणु संरचना आप लोग कक्षा 9 में पढ़े थे। जब आप लोगों ने उसको इतने मन से पढ़ा, तो अब जो है यह आवर्त सारणी तो पिछली क्लास से पढ़ के आए हैं, इसको पढ़ने में और मजा आने वाली है। तो आज हम लोग आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आवर्त सारणी है क्या, इसको आवर्त सारणी कहा क्यों जाता, क्या जरूरत पड़ी आवर्त सारणी बनाने की, आवर्त सारणी बनाने से लाभ क्या हुआ, और आवर्त सारणी बनाने में योगदान किसने दिया। तो आज आवर्त सारणी के कुछ इतिहास हम लोग खंगालेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी, इसका मतलब क्या होता है। इस शब्द का मतलब आवर्त, आवर्त जो बार बार दोहराए, जो बार बार दोहराए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और सारणी एक ऐसी सारणी जिसमें दोहराव हो, एक ऐसी सारणी जिसमें दोहराव हो, रिपीटिंग हो। किस चीज की, गुणों की। किसके गुणों की, तत्वों के गुणों की। यही क्या है हमारी आवर्त सारणी। मतलब एक ऐसी सारणी जिसमें गुणों का बार बार दोहराव हो, वह क्या कहलाती है, आवर्त सारणी कहलाती है। और आवर्त सारणी में रखे क्या जाते हैं, तत्व रखे जाते हैं। उनको ऐसे क्रम से रखा जाता है कि उनके गुणों का क्या हो, दोहराव हो। और उनके गुणों का दोहराव होने पे हमारा लाभ क्या होगा कि हम एक गुण के बारे में पढ़ लिए या एक तत्व के बारे में पढ़ लिए, तो उस लाइन में आने वाले सारे तत्वों के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। तो यह आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी क्या है, एक ऐसी सारणी जिसमें गुणधर्मों का दोहराव होता है, वही हमारी क्या है, आवर्त सारणी। आवर्त का मतलब दोहराव, सारणी का मतलब एक सारणी, एक क्रम, एक व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें गुणों का क्या होता हो, दोहराव होता हो, इसी को हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। आज जो हम लोग लॉन्ग फॉर्म आवर्त सारणी पढ़ते हैं, इसको बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल मेहनत करी। कई वैज्ञानिकों ने इस पे मेहनत की, और मेहनत करने के पश्चात आज की आधुनिक आवर्त सारणी जाकर के तैयार हुई। इसके पहले कई ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने शुरू किया था। शुरू किया तो क्या आज के जैसा था, नहीं, उनमें ढेर सारी कमियां थी, लेकिन उनके प्रयास बहुत ही सार्थक थे। उन प्रयासों में शुरुआत कैसे हुई आवर्त सारणी बनाने की। तो पहले जब तत्वों की खोज हुई, ढेर सारे तत्व हमें ज्ञात थे, रसायन विज्ञान का विकास हुआ, हम लोग पदार्थों के परिवर्तन को देखने लगे। जब पदार्थों का परिवर्तन हमें दिखने लगा, तो हम देखने लगे कि इन पदार्थों में गुण धर्म क्या है। अलग अलग, सारे पदार्थ एक जैसे नहीं थे, सब अलग अलग थे। तो उन अलग अलग पदार्थों का नामकरण हुआ, उनके गुणधर्म देखे गए, उनको एक व्यवस्था के अनुरूप रखा गया, उनके बारे में जानकारी ली गई। जब जानकारी इकट्ठा की जा रही थी, तो देखा गया यार तत्व तो ढेर सारे हैं, इनको अलग अलग याद करना काफी टफ हो जाएगा। अलग अलग इनके बारे में जब हम जानकारी जुटाएंगे, तो हमको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हमको इन सारे तत्वों को इतने डिटेल में ना पढ़ना, इनका एक ग्रुप बना दिया जाए कि एक ग्रुप के बारे में हम जानकारी जुटा लिए, और उसके बाद उसी से रिलेटेड उस ग्रुप के जितने सदस्य होंगे उसके बारे में हमको जानकारी हो जाएगी। तो ऐसा करने में भी वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत किया। कई वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किया, तब जाकर के आज की आधुनिक आवर्त सारणी तैयार हुई। तो सबसे पहला प्रयास किसने किया, सबसे पहला प्रयास करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डोबेराइनर। क्या नाम था, डोबेराइनर। सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया, और इनके प्रयास काफी सफल रहे। अब समय के हिसाब से तो हम सफल कह सकते हैं, आज हम लोग जानते हैं कि नहीं, उन्होंने जो मेहनत करी थी सही दिशा में की थी, लेकिन उनकी सारणी मान्य बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, तब के समय में उन्होंने एक स्टार्ट किया था, एक विचार दिया कि इस तरीके से हम लोग तत्वों को एक साथ रखें तो अध्ययन करने में आसानी होगी। तो डोबेराइनर पहले व्यक्ति थे या पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को एक क्रम में सजाने का कार्य किया।
जिन्होंने तत्वों को एक ऐसे ग्रुप में रखा कि जिससे हमको उनके अध्ययन में आसानी हो। एक तत्व की जानकारी लिया, उस परिवार में आने वाले सारे तत्वों के बारे में जानकारी हो गई। लेकिन इन्होंने बताया क्या, इसके बारे में जानते हैं। डोबेराइनर ने बताया कि यदि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए, तो देखते हैं यदि हम क्रम से उनके परमाणु भारों में बढ़ रहे हैं, क्रम से परमाणु भारों में बढ़ रहे हैं, तो 3 तत्व हम यदि लिए हैं तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का जो माध्य होगा वह दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा, ऐसा उन्होंने बताया। जैसे क्लोरीन का तो नाम आपने सुना ही होगा, ब्रोमीन का भी सुना होगा, आयोडीन का सुना होगा। इन तीनों के गुण लगभग बराबर हैं, क्योंकि हैलोजन परिवार के तत्व हैं। फ्लोरीन आती है, फिर क्लोरीन आती है, फिर ब्रोमीन आती है, फिर आयोडीन आती है। एक ही परिवार में है तो गुणधर्म बराबर होंगे। लेकिन आज के समय में बहुत आसान है, उस समय में 17वीं शताब्दी में बहुत ही टफ था। तब उन्होंने बताया कि यदि इनको परमाणु भारों के बढ़ते क्रम से रखा जाए, जैसे इसमें हम लिखे तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर इन्होंने बताया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों को हम जोड़ दें, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों को जोड़ के उसमें 2 से भाग करें तो जो मान आएगा वह दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा। चलिए देखते हैं। आज तो हम लोगों को पता है क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक। आयोडीन का कितना होता है, 127 होता है। अब डोबेराइनर के अनुसार हम लोग देखें तो 127 धन 35.5, 5 7 5 12 के 2 हाथ में है 1 का, 3 2 5 1 6 और कितना हो गया 162.5, 5 7 5 12 के 2 हाथ में है 1 का, 3 2 5 1 6 और 1। अब इसमें हमको भाग कितने से करनी है, देखो पहले और तीसरे को हमने जोड़ दिया, भाग इसमें करनी है 2 से, तो 2 8 16 कट गया, कितना आया 2 आया, 2 1 2 कट गया। अब हमने उतारा 5। अभी भाग ऐसे भी पॉइंट आ गई है, तो चलो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे 5 उतार लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 1 आया, फिर 0 2 बचे 10, मतलब 81.25। और ब्रोमीन का होता कितना है 80 होता है, ठीक। तो लगभग बराबर है 81, इतना यहाँ पे 81 आ रहा है, यहाँ पे 80। उस समय इतनी सटीक जानकारी भी तो नहीं थी, परमाणु भार एक्यूरेट निकालने का तरीका नहीं था, लेकिन इन्होंने जो बातें बताई उससे कम से कम इतना तो सिद्ध हुआ कि हाँ जो बताया उन्होंने वह सही बताया, सही बताया। देखिए क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भारों का योग करके जब हम इसमें 2 से भाग करें तो लगभग 80 के बराबर है, यानी 81 आया था, ठीक। तो यह डोबेराइनर ने बताया था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग को यदि हम 2 से भाग करें तो जो मान आएगा वह दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा। तो यहाँ से हमको क्या जानकारी मिली, यहाँ से हमको जानकारी यह मिली कि समान गुणधर्म वाले तत्वों में कोई ना कोई एक ऐसा जुड़ाव तो है, एक ऐसा क्रम है जिसके कारण इनके गुणधर्मों में दोहराव हो रहा है, ठीक। एक और एग्जांपल कहिए तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, संभारिक में आप लोग इसी को पढ़े हैं। और उसके बाद स्ट्रांसियम का निकालते हैं, फिर बेरियम आता है, ठीक। बेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 137.4 आज के हिसाब से। तो चलिए 40 और 137 को हम जोड़ देते हैं, 137 और जो है 40, तो यहाँ पे निकला 7 और जो है 4 3 7, 177। इसमें हम 2 से भाग करते हैं
तो हो गया 2 अठे 16, यहाँ पे आया 1 7, 2 अठे 16, 1.2 बचे 88.5 आ रहा है। ठीक, 88.5। जबकि एग्जैक्ट जब आज हमको पता है तो हमको पता है कि इसका होता है 87.6, 87.6 और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 88 आ रहा है, 88.5 या 87.6 है, मतलब 1 का अंतर आ रहा है। और इन्होंने भी एग्जैक्ट तो बताया नहीं, इन्होंने बताया था कि लगभग क्या होता है, बराबर होता है। यह किसका नियम था, डोबेराइनर का त्रिक नियम, यानी कि इन्होंने 3 तत्वों को एक साथ ऐड किया था। कितने तत्वों को, 3 ऐसे तत्वों को जिनके गुणधर्म क्या होते थे, समान होते थे। समान गुणधर्मों वाले 3 तत्वों को उन्होंने इकट्ठा कर करके या अलग कर करके एक नियम बनाया जिसको कहा गया डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत या त्रिक नियम। त्रिक सिद्धांत या त्रिक नियम। ठीक, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि त्रिक नियम किसका है, तो किसका है, डोबेराइनर का। त्रिक सिद्धांत किसका है, डोबेराइनर का। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किसने किया, या सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि मेंडलीव ने पहली आवर्त सारणी बनाई थी, तो उत्तर क्या होता है, गलत होता है। डोबेराइनर ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था और इन्हीं से यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस तरीके से आवर्त सारणी बनाई जा सकती है या ऐसा ग्रुप बनाया जा सकता है जिससे तत्वों के अध्ययन में आसानी हो। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड वैज्ञानिक का नाम है और अष्टक इनका नियम है। जैसे इन्होंने 3 तत्वों को, 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा, उसी तरीके से जो न्यूलैंड थे इन्होंने 8 तत्वों का एक क्रम बनाया। 8 तत्वों के क्रम बनाने की घटना कैसे हुई, देखिए दुनिया भर में अधिकतम जो संगीत है उसके सुर जो होते हैं वह 7 होते हैं। जैसे हम लोग यदि अपने यहाँ संगीत की बात करें तो सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ तक तो सीधा चलता है। उसके बाद नी के बाद फिर सा आता है, यहीं पे दोहराव होता है। जैसे देखिए सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर सा आ जाता है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 तत्व तो हो गए। जैसे 8वां तत्व आता है तो फिर से सा शुरू हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हर 8वां सुर, जब ये सुर हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो जब 8वां नंबर आता है तो फिर पहले की पुनरावृत्ति होती है। अब ये वैज्ञानिक जो है अष्टक, इनको हो सकता है संगीत में प्रेम रहा हो या जो भी रहा हो, इन्होंने तत्वों को एक ऐसे क्रम में रखा, तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा स्टार्टिंग से। तो इन्होंने देखा कि जैसे संगीत का 8वां सुर अपने आप को दोहराता है, संगीत का 8वां सुर पहले सुर के समान होता है या पहले का दोहराव करता है, उसी तरीके से तत्वों के गुणधर्म भी 8वें तत्व पहले तत्व के गुणधर्मों की तरह दोहराते हैं। जैसे देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चूंकि तब नियान की खोज ही नहीं हुई थी, अक्रिय गैस के बारे में पता ही नहीं था, तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान थी नहीं, तो फिर यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तत्व तो इसी तरीके से खोजे गए थे।
क्योंकि हमको अक्रिय गैसों के बारे में तब ज्ञान नहीं था। तो जब अक्रिय गैसों के बारे में ज्ञान नहीं था तो बढ़ता हुआ क्रम हमारा यही था। तो देखिए, जब हम इस क्रम में बढ़े तो इनमें तत्वों के गुणधर्मों में क्या थी, भिन्नता थी। इस पूरे लाइन में सारे तत्वों के गुणधर्म अलग अलग थे, लेकिन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे फिर 8वां तत्व आया, वैसे इसके गुण किससे मिलने लगे, लिथियम से मिलने लगे, मैग्नीशियम के बेरिलियम से मिलने लगे, एल्यूमिनियम के बोरान से मिलने लगे, सिलिकॉन के कार्बन से मिलने लगे, फास्फोरस के नाइट्रोजन से, सल्फर के ऑक्सीजन से और क्लोरीन के फ्लोरीन से मिलने लगे। तो इन्होंने बताया ये तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में हम रखा जाए तो हर 8वें तत्व पे इनके गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होगी। इसीलिए न्यूलैंड का यह जो नियम बना, इसको नाम क्या दिया गया, अष्टक का नियम। किसका नियम, अष्टक का नियम। अष्टक के नियम से तात्पर्य यह है कि तत्वों के गुणधर्मों को यदि हम तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में सजाएं तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति करेगा। सॉरी। तो बात समझ में आ गई कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या था। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में बताया कि तत्वों के परमाणु भारों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम परमाणु भार को ही आधार माने हैं, चाहे डोबेराइनर रहे हों, इन्होंने भी परमाणु भार को आधार माना था। न्यूलैंड है, इन्होंने भी परमाणु भार को आधार माना था। तो अभी बात किस पे चलेगी, परमाणु भार पर चलेगी। इन्होंने परमाणु भार के आधार पर ही अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया। उन्होंने 3 का जोड़ा बनाया था या 3 तत्वों को जो एक साथ रखा था, लेकिन यहाँ पे तो सोच ही बदल गई। 3 से अब बढ़ गया किस पे, 7 पे, वो भी 7 अलग अलग प्रकार के तत्व और उनके गुणों वाले जो भी मिले उनके ग्रुप में आते चले गए। लेकिन न्यूलैंड का अष्टक नियम भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि जब तत्वों के परमाणु भार बढ़ते गए, यानी अधिक परमाणु भार वाले जब तत्व मिले, तो वह इनके इस नियम को फॉलो नहीं कर पाए। तो बाद में फिर एक अलग वैज्ञानिक आएंगे। अभी तो आज हम केवल इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जैसे आधार कौन रखा, डोबेराइनर ने। न्यूलैंड ने इनके आधार को और ज्यादा मॉडिफाई किया, और ज्यादा मॉडिफाई करने में देखा कि 3 से तत्वों की संख्या अब कितने पे आ गई, 7 दूना 14। आगे भी 4-6 तत्व मिले, लेकिन उसके बाद दिक्कत होनी शुरू हो गई। लगभग परमाणु क्रमांक 20 तक तो इनके सारणी पे एकदम सही सेट हुए। उसके बाद सटीकता नहीं रही। उसके बाद क्या, गुणों में भिन्नता आनी शुरू हो गई। लेकिन इन्होंने किया 20 तक तो तत्वों को सजा दिया ना, तो यह नियम भी काफी दिन तक मान्य रहा। लेकिन बाद में जब अधिक परमाणु भार वाले तत्वों में भिन्नता आने लगी तो यह नियम भी इनका क्या हो गया, अमान्य हो गया। उसके बाद अगले वैज्ञानिक के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी दोस्तों को बताइए कि आवर्त सारणी शुरू हो गई है। आवर्त सारणी जितने लोग हमसे पिछली क्लास में पढ़े हैं उनको पता है कितने मन से पढ़ाते हैं। बाकी जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो जुड़े। आवर्त सारणी में आपको बहुत मजा आएगी और आवर्त सारणी आपको ऐसे ऐसे हम याद करवा देंगे। बस देखते देखते आपको आवर्त सारणी याद हो जाएगी। तो बस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, मजा तब आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।